हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आजकल लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। जैसे एसआई हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे संविदा के एग्ज़ाम हो, सीटेट के एग्ज़ाम हो, चाहे फिर पीसीएस हो या पीएससी हो, या राजस्थान के एग्ज़ाम मतलब आरएएस के एग्ज़ाम हो, और भी जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें हिंदी अनिवार्य रूप से पूछी जा रही है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। ठीक है, तो क्रिया एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके दैनिक जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं फ्रेंड क्रिया को। ठीक है, अब क्रिया किसे कहते हैं तो देखिए इसमें क्रिया, तो क्रिया को इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं, लेकिन हम तो हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्रिया का मतलब हो जाता है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है कि जिन शब्दों से, ठीक है, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने, किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? तो क्रिया क्या होती है फ्रेंड? तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने के बारे में हमें पता चलता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जैसे सोहन पढ़ रहा है, ये हमने लिखा। क्या लिखा हमने यहाँ पर? तो हमने लिखा कि सोहन पढ़ रहा है। ठीक है, तो सोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमने लिखा है पढ़। तो पढ़ क्या है यहाँ पर? क्रिया। पढ़ क्या है यहाँ पर? ये क्रिया है। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि सोहन कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि जिन शब्दों से किसी भी कार्य के होने के बारे में पता चलता है तो वहाँ पर हम उसे क्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब क्रियाएं बहुत सारी होती हैं, जैसे पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, चलना है, घूमना है, फिरना है, रोना है, हंसना है, ये सब क्या है? क्रियाएं होती हैं। आ रहा समझ में? अब आगे देखिए, तो क्रिया को पढ़ने से पहले आपको धातु के बारे में पढ़ना जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर क्रिया को शुरू करने से पहले आपको धातु के बारे में जानना जरूरी होता है। तो देखिए इसमें धातु किसे कहते हैं? धातु। अब धातु किसे कहा जाता है तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड कि क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। आ रहा समझ में? अब ये क्रिया के मूल रूप का मतलब क्या हो जाएगा? तो हम देखते हैं कि जैसे उठना है, बैठना है, चिल्लाना है, हंसना है, रोना है, गाना है, ये तो क्रियाएं होती है, लेकिन इसका मूल रूप क्या होगा? जैसे मैंने बोला आपसे कि हंसना, ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला आपको कि हंसना, तो हंसना क्या है? तो हंसना है यहाँ पर क्रिया, लेकिन इसका मूल रूप मतलब इसमें धातु क्या होगी? तो इसमें धातु होगी हंस। धातु क्या हो जाएगी? हंस होगी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो धातु है इसमें ये हंस, ठीक है, ये क्या है इसमें? धातु। जब हम इस धातु में ना लगा देते हैं तब यह क्रिया बनती है, मतलब इसमें ना जब हम प्रत्यय लगाते हैं तब यह क्रिया बनती है हंसना। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर जो हंसना शब्द होता है, यह हंसना जो क्रिया है, इसमें धातु क्या होगी? तो इसमें धातु है हंस। और जब इसी हंस में, ठीक है, इसी हंस में जब हम ना लगा देते हैं प्रत्यय तो ये बनता है हंसना। ये क्या बन जाता है? हंसना। तब जाकर यह क्रिया बनता है। और इसी हंस धातु में जब हम ता लगा देते हैं तो यह क्रिया बनती है हंसता। जब इसी हंस धातु में हम ती लगा देते हैं तब यह क्रिया क्या बनती है? तब यह क्रिया बनती है हंसती। आ रहा समझ में? तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में? तो धातु क्या होती है? तो क्रिया के मूल रूप को, तो यहाँ पर ये क्रिया का मूल रूप है हंस, ये मूल रूप है, और जब इसके बाद में हम ये प्रत्यय जोड़ते हैं तब जाकर ये क्या बनती है? ये क्रिया बनती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो जितनी भी क्रियाएं आप देखते हैं उनका मूल रूप जरूर होता है। ठीक है, जैसे अब हमने बोला कि जैसे चलना, ठीक है, चलना, तो चलना यहाँ पर क्या है? क्रिया। फिर ये है क्रिया, ठीक है, फिर इसका मूल रूप क्या होगा?
तो इसका मूल रूप मतलब इसमें धातु क्या होगी, तो धातु होगी इसमें चल। ये चल क्या है, धातु है। आ रहा समझ में। जब इसी चल में हम फिर ये ना जोड़ेंगे तब यह क्रिया बनेगी चलना। फिर इसके बाद में ऐसे ही जो चल में जब हम ता जोड़ेंगे प्रत्यय, तो जब हम चल धातु में ता प्रत्यय जोड़ते हैं तब ये क्या बनता है, तब ये बनता है चलता। ती जोड़ेंगे तो चलती, ते जोड़ेंगे तो चलते बनता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो क्रिया का मूल रूप होती है यह कहलाती है धातु, और इसी धातु में जब हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तब वह क्रिया बनती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हैं कि धातु के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए इसमें धातु के कुछ प्रकार, तो धातु के प्रकार दो होते हैं। धातु के प्रकार, तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड कि जो धातु के प्रकार होते हैं ये दो प्रकार होते हैं। तो इसके दो प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, देखिए। तो पहला प्रकार इसमें हो जाता है मूल धातु। मूल धातु के प्रकार में पहला प्रकार हो जाता है मूल धातु, और दूसरा हो जाता है यौगिक धातु। आ रहा समझ में। तो पहला प्रकार क्या है इसमें, मूल धातु, और दूसरा क्या है इसमें, यौगिक धातु। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं मूल धातु को, उसके बाद शुरू करेंगे हम यौगिक धातु को, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला, तो पहला प्रकार यहां पर आ जाता है इसमें मूल धातु, ठीक है। पहला प्रकार आ जाता है मूल धातु। अब मूल धातु किसे कहा जाता है फ्रेंड, तो यह धातु स्वतंत्र होती है, किसी अन्य शब्दों पर निर्भर नहीं होती। ऐसे धातु को मूल धातु कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड कि मूल धातु किसे कहा जाता है, तो वह धातु जो स्वतंत्र होती है, ठीक है, वह धातु जो स्वतंत्र होती है। और स्वतंत्र होने का मतलब क्या है, तो स्वतंत्र होने का मतलब है कि यह किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। तो वह धातु जो स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है और अन्य शब्दों पर, और अन्य शब्दों पर निर्भर नहीं होती, तो ऐसी धातु को हम मूल धातु कहते हैं। आ रहा समझ में। तो यह धातु कैसी होती है, तो यह धातु स्वतंत्र होती है, यह किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, ऐसे धातु को मूल धातु कहते हैं। आ रहा समझ में। अब मैं आपको यहाँ पर इसका उदाहरण बताता हूँ। तो इसका उदाहरण यहाँ पर देखिए कि जैसे लिखा मैंने, उदाहरण मैंने लिखा है जैसे खा, ठीक है। तो खा यहाँ पर क्या है फ्रेंड, यह मूल धातु है। यह किसी अन्य शब्द पर निर्भर है क्या, नहीं, यह स्वतंत्र है, यह किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं है। इसलिए यहाँ पर यह खा किस प्रकार की धातु है, ये मूल धातु है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि यहाँ पर जो खा है यह किस प्रकार की धातु है, तो यह है मूल धातु। इसके बाद में ऐसे में और लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे पी। तो पी यहाँ पर किस प्रकार की धातु है, तो पी यह मूल धातु है और यह किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं है, यह स्वतंत्र है। आ रहा समझ में। इसी मूल धातु के बाद में हम देखते हैं कि जब प्रत्यय लगा देते हैं तब जाकर फिर क्रिया बनती है, और वही फिर यौगिक धातु कहलाती है। आ रहा समझ में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मूल धातु क्या होती है, तो यह स्वतंत्र होती है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है, तो ऐसे धातु को हम मूल धातु कहते हैं। आ रहा समझ फ्रेंड। ऐसे ही मैं और भी इसके बहुत सारे उदाहरण आपको बता देता हूँ। देखो जैसे हमने बोला कि सो, तो सो यह किस प्रकार की धातु है, मूल धातु है, स्वतंत्र है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं है। फिर हमने बोला जैसे रो, फिर उठ, फिर इसके बाद में चल, ये किस प्रकार की धातु है, तो ये सभी मूल धातु होती है, ये सभी स्वतंत्र होती है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं है। तो इस प्रकार की धातु को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की धातु को हम मूल धातु के नाम से जानते हैं। आ रहा समझो फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह मूल धातु समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद दूसरी धातु शुरू करते हैं, यौगिक धातु। धातु का दूसरा प्रकार हो जाता है यौगिक धातु, ठीक है। तब देखिए इसमें यौगिक धातु किसे कहा जाता है, यौगिक धातु, ठीक है, यौगिक धातु।
तो जो यौगिक धातु हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर जो यौगिक शब्द है, तो यौगिक शब्द का मतलब ही क्या होता है, मिलकर बनना। ठीक है, तो फिर यौगिक धातु किसे कहा जाता है, तो जब धातु प्रत्यय से मिलकर बनती है या जब मूल धातु प्रत्यय के साथ मिलकर बनती है तो उसे हम यौगिक धातु कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यौगिक धातु किसे कहेंगे फ्रेंड, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब मूल धातु किससे मिलकर बनेगी, प्रत्यय से मिलकर बनती है तो उसे हम यौगिक धातु कहते हैं, या फिर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनती है तो उसे हम यौगिक धातु कहते हैं। आ रहा समझ में। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि यौगिक धातु क्या है, तो जब मूल धातु और प्रत्यय, जब मूल धातु और प्रत्यय से मिलकर कोई धातु बनती है, कोई धातु बनती है तो उसे हम यौगिक धातु कहते हैं, या संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तथा प्रत्यय। ठीक है, या संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तथा प्रत्यय से मिलकर कोई धातु बनती है तो उसे हम यौगिक धातु कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यौगिक धातु में आपको दो प्रकार से याद रख सकते हैं। तो पहला तो ये कि जब मूल धातु और प्रत्यय से मिलकर कोई क्रिया बनती है या कोई धातु बनती है तो उसे हम यौगिक धातु कहते हैं। जो यौगिक धातु होती है यही क्रिया होती है, ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, तो या तो हम क्या याद रखेंगे इसमें कि मूल धातु और प्रत्यय से मिलकर जब कोई धातु बनती है तो उसे हम यौगिक धातु कहते हैं, या फिर दूसरा क्या है, तो दूसरा ये है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तथा प्रत्यय से मिलकर जब कोई धातु बनती है तो उसे हम यौगिक धातु कहते हैं। ये दोनों में से जो भी आपको सरल लगे आप याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है यौगिक धातु के बारे में। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूँ। तो देखिए आपको उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर कि खा, ठीक है, तो खा यहाँ पर क्या हो जाती है, तो खा यहाँ पर मूल धातु है और हमने इसमें प्रत्यय लगा दिया ना। प्रत्यय क्या लगा दिया, ना। तो इसमें अब क्रिया क्या बनेगी, तो क्रिया बन जाएगी खाना। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में ऐसे जो खा शब्द है, तो जो खा धातु में हम अगर ता लगा देंगे तो ये खा हमने क्या लगा दिया, ता प्रत्यय लगा दिया। तो खा यहाँ पर धातु है, मूल धातु, और ता क्या है यहाँ पर, ये होता है प्रत्यय। तो मूल धातु में हमने लगा दिया प्रत्यय, तो फिर इससे जो क्रिया बनेगी वो क्या कहलाएगी, ये यौगिक धातु कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और जो यौगिक धातु है यही यौगिक धातु क्रिया कहलाती है फ्रेंड, याद रखना। तो यदि हम इस यौगिक धातु को क्रिया भी कहें तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब मूल धातु और प्रत्यय मिलते हैं तो इससे मिलकर जो क्रिया बनती है उसे हम यौगिक धातु कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में। अब इसके बाद में इसके प्रकार कितने होते हैं, तो देखिए इसमें इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो जो यौगिक क्रिया होती है या यौगिक धातु होती है इसके 4 प्रकार होते हैं। तो इसके 4 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, ये देखिए इसमें जो यौगिक धातु होती है, यौगिक धातु, तो यौगिक धातु के 4 प्रकार हो जाते हैं। तो इसके 4 प्रकार कौन से होते हैं, ये देखिए। इसमें पहला प्रकार हो जाता है इसका प्रेरणार्थक धातु। प्रेरणार्थक तो प्रेरणार्थक धातु या क्रिया भी इसको कह सकते हैं अपन। फिर इसके बाद में दूसरा इसमें हो जाता है यौगिक या इसी को संयुक्त या इसी को रंजक धातु भी कहते हैं। ठीक है, रंजक। फिर इसके बाद में अगला प्रकार इसका हो जाता है नाम धातु। फिर इसके बाद में चौथा प्रकार इसका हो जाता है अनुकरणात्मक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके कितने प्रकार हो जाते हैं। तो ऐसे इसके 4 प्रकार आपको पढ़ना होगा।
ठीक है। तो इसमें पहला प्रकार अपन शुरू करते हैं अब, प्रेरणार्थक क्रिया या धातु, फिर उसके बाद में यौगिक धातु या संयुक्त धातु या रंजक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे नामक नाम धातु को, और उसके बाद फिर अनुकरणात्मक को। तो ऐसे इसके 4 प्रकार आपको पढ़ना है। तो अब देखिए इसमें शुरू करते हैं पहले यौगिक धातु में, पहला प्रेरणार्थक धातु। तो पहला प्रकार इसका देखिए यहां पर, इसका प्रेरणार्थक। अब जो प्रेरणार्थक धातु होती है ये क्या होती है, ये तो ये इसमें देखिए प्रेरणार्थक धातु। तो प्रेरणार्थक धातु का मतलब क्या हो जाता है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो इसमें क्या होगा, तो जब कोई भी कर्ता खुद कार्य न करते हुए दूसरे से कार्य करवाने की प्रेरणा देता है तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं या प्रेरणार्थक धातु कहते हैं। आ रहा समझ में। तो इसमें क्या होगा, तो कर्ता खुद कार्य नहीं करेगा, वह कार्य करवाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। देखिए इसमें तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता और दूसरों से या दूसरों को, ऐसा लिखो, दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो उसे हम प्रेरणार्थक धातु कहते हैं। तो इसमें क्या होगा प्रेरणार्थक धातु में, तो आपको ध्यान रखना है कि जब कर्ता खुद कार्य नहीं करता, आ रहा समझ में, कर्ता इसमें खुद कार्य नहीं करता है बल्कि दूसरों से कार्य करवाने की प्रेरणा देता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे कौन से धातु कहते हैं, तो उसे हम प्रेरणार्थक धातु कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर अपन ने लिखा इसमें एक तरफ मूल धातु, एक तरफ हमने लिखा है मूल धातु और दूसरी तरफ हमने लिखा है यहाँ पर प्रत्यय, दूसरी तरफ हमने लिख दिया है प्रत्यय बराबर। फिर क्या होगा, तो बराबर अब जो धातु बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे प्रेरणार्थक धातु या प्रेरणार्थक क्रिया। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। तो देखिए, तो हमने लिखा यहाँ पर मूल धातु में पी, मूल धातु क्या है पी, ध्यान रखना। जब इस पी के बाद में हम ना लगाएंगे तो पीना क्रिया बनेगी, ता लगाएंगे तो फिर उसमें पीता क्रिया बनेगी। और जो यौगिक धातु होती है यही यौगिक धातु क्रिया भी कहलाती है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होएं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखिए अब पी, ठीक है। तो मूल धातु में यदि हम ये प्रत्यय जोड़ देते हैं ना, तब ये क्या बनेगी, तब ये बन जाएगा पीना, सॉरी अब अपने क्या बनाना, प्रेरणार्थक बनाना है ना। तो प्रेरणार्थक बनाना है तो इसमें अपन जोड़ेंगे ला, क्या जोड़ेंगे इसमें ला। तो जब यहाँ पर हमने प्रत्यय जोड़ा था इसमें ला और इसमें मूल धातु पी, तो प्रेरणार्थक धातु क्या बनेगी, इसकी प्रेरणार्थक धातु ये क्रिया क्या बनेगी, तो आपको ध्यान रखना है इसमें बनेगी पिला, क्या बन जाएगी पिला, ये आपको ध्यान रखना है। तो पिला हो गया यहाँ पर क्या प्रेरणार्थक। अब हम कभी कभी बोलते हैं कि पानी पिला, तो पानी पिला मतलब हम दूसरे को कहते हैं कि पानी पिला, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर ऐसे ही खा, तो खा यहाँ पर क्या होगी मूल धातु, खा क्या है मूल धातु। और फिर हमने बोला यहाँ पर ला, तो ला क्या है यहाँ पर प्रत्यय है। तो फिर इसके प्रेरणार्थक धातु क्या बनेगी, तो आपको ध्यान रखना होगा खिला, क्या बन जाएगी खिला। तो खिला ये कैसी धातु है, ये प्रेरणार्थक है, ये हमें प्रेरणा देती है कि हम बोलते हैं कि खाना खिला, खिला मतलब सामने वाले को हम बोलते हैं। इसके बाद फिर ऐसे ही मान लीजिए कि अब मैं यहाँ पर बोल देता हूँ जैसे पी, यहाँ पर क्या है मूल धातु है। अब मैंने यहाँ पर इसमें प्रत्यय लगा दिया वाना, क्या लगा दिया हमने प्रत्यय वाना। तो अब इसमें प्रेरणार्थक धातु क्या बनेगी, अब आप सोचिए। तो इसमें जो प्रेरणार्थक धातु बनेगी अब वह होगी पिलवाना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा पिलवाना। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में ऐसे ही जैसे खा, खा, तो खा यहाँ पर क्या है
मूल धातु है और इसके बाद में हमने प्रत्यय लगा दिया इसमें वाना, तो फिर इसमें प्रेरणार्थक धातु क्या बन जाएगी, तो इसमें प्रेरणार्थक धातु बनती है खिलवाना। क्या बन जाती है, खिलवाना। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में। ऐसे ही और देखिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर सो, तो सो यहाँ पर कैसे धातु है, ये मूल धातु है और इसमें यदि हमने वाना प्रत्यय जोड़ दिया, ठीक है, क्या जोड़ दिया हमने, ये हमने जोड़ दिया इसमें वाना प्रत्यय। तो वाना जैसे हमने प्रत्यय जोड़ा है तो अब इसमें प्रेरणार्थक धातु क्या बनेगी, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्रेरणार्थक बनेगी सुलवाना। क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये सुलवाना। ठीक है, तो ये सब, ये जितनी भी धातु है ये सब क्या है, ये सब प्रेरणार्थक होती है। इनसे सब से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम बोलते हैं पिला, तो पानी पिला मतलब खुद नहीं पीता व्यक्ति, पानी पिलाने की बोलता है। खिला तो खुद नहीं खाता, दूसरों को बोलता है। पानी पिलवाना तो हम बोलते हैं कि पानी पिलवाओ, तो हम नहीं पिलाते, हम सामने वाले को कहते हैं। फिर इसके बाद में ऐसे ही खिलवाना, तो खुद नहीं खिलाते, हम दूसरों को बोलते हैं खाना खिलवाओ। फिर इसके बाद में ऐसे सुलवाना, तो बच्चे को हम नहीं सुलाते हैं, हम सुलवाने की बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी क्रियाएं क्या हो जाती है, ये सब प्रेरणार्थक होती है। आ रहा समझ फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे होती है प्रेरणार्थक धातु। तो ये यौगिक धातु का पहला प्रकार यहाँ पर समाप्त हुआ। अब इसके बाद देखिए अगला प्रकार, तो दूसरा इसका प्रकार हो जाता है यौगिक धातु का। यौगिक धातु का दूसरा प्रकार है, यौगिक भी कहते हैं इसे, संयुक्त भी कहते हैं, संयुक्त, या फिर इसी को रंजक भी कहते हैं। ये नाम इसके इतने होते हैं। तो यौगिक धातु या संयुक्त धातु या रंजक धातु, ये इतने नामों से इसको जाना जाता है। ये इसका दूसरा प्रकार है। अब इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक क्रिया होती है, आ रहा समझ में, तो आपको ध्यान रखना है, तो किसी भी वाक्य में जब दो या दो से अधिक क्रियाएं होती है तो उसे हम यौगिक या संयुक्त या रंजक धातु कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो अगला जाता है इसमें, देखिए यौगिक या संयुक्त या रंजक धातु। अब यौगिक, संयुक्त या रंजक धातु किसे कहते हैं, ये देखिए इसमें, तो जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर पूर्ण क्रिया बनाती है, पूर्ण क्रिया बनाती है, तो उसे हम रंजक धातु, संयुक्त धातु या यौगिक धातु के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलेगी, और जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलती है और तब वह क्रिया पूर्ण होती है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे यौगिक धातु या संयुक्त धातु या रंजक धातु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि जो यौगिक धातु होती है वही क्या होगी, क्रिया होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको क्रिया भी बोल रहा हूँ। तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर जो क्रिया पूर्ण होती है या जो पूर्ण क्रिया बनती है, तो उसे हम यौगिक धातु कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो क्या बनेगी इसमें, पूर्ण क्रिया, किससे मिलकर, तो दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर। अब इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे उठना बैठना, उदाहरण है इसका उदाहरण क्या हो जाता है, तो देखिए इसमें, तो उदाहरण है इसमें उठना बैठना, उठना बैठना, इसके बाद फिर घूमना फिरना, घूमना, इसके बाद फिर फिरना, इसके बाद फिर खाना, और फिर ये पीना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है, तो उसे हम यौगिक, संयुक्त या रंजक धातु कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें दो दो क्रियाएं साथ चलेगी, दो दो क्रियाएं इसमें साथ होती है। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे उठना बैठना, घूमना फिरना, हंसना रोना, या रोना धोना,
इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है, तो जब दो क्रियाएं मिलकर यहाँ पर पूर्ण होती है तो उसे हम ये क्रिया कहते हैं संयुक्त यौगिक या रंजक धातु या क्रिया कहते हैं। तो एक मैं आपको उदाहरण यहाँ पर देता हूं तो इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे राम चलता फिरता है, राम चलता फिरता रहता है, ये चलता फिरता है, तो चलता फिरता है मतलब चल रहा भी है, घूम भी रहा है, फिर भी रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो से अधिक क्रियाएं मिलकर यहाँ पर क्रिया पूर्ण हो रही है। इसके बाद फिर ऐसे हम अपन देखते हैं कि सोहन पढ़ता लिखता है, सोहन पढ़ता और लिखता है। तो सोहन पढ़ता लिखता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पढ़ता भी है और लिखता भी है, और उसके बाद फिर इसकी क्रिया पूर्ण हो रही है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर रंजक धातु। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सोहन पढ़ता लिखता है, इसमें कौन सी धातु होगी, तो आपको बताना होगा संयुक्त धातु। तो क्यों है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक धातुएं साथ में हो या क्रियाएं साथ में हो और उसके बाद फिर क्रिया पूर्ण हो, तो दो या दो से अधिक क्रियाएं इसमें आएगी और फिर तब जाकर क्रिया पूर्ण होगी, तो उसे हम कहते हैं ये रंजक या संयुक्त या यौगिक धातु या क्रिया। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका ये दूसरा प्रकार समाप्त हुआ। अब इसके बाद देखिए फिर तीसरा प्रकार, यौगिक धातु का तीसरा प्रकार हो जाता है नाम धातु। तीसरा प्रकार हो जाता है नाम धातु। अब नाम धातु किसे कहा जाता है, तो इसमें देखिए इसका मतलब क्या हो जाता है, तो जब या वह धातु जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनती है तो उसे हम नाम धातु कहते हैं। यह किससे किससे मिलकर बनती है, तो वह धातु जो संज्ञा, वह धातु जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनती है, से मिलकर बनती है, तो उसे हम नाम धातु कहते हैं। तो नाम धातु में क्या होगा, तो ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनती है, तो ऐसे धातु को हम नाम धातु कहते हैं। ये कैसे बनती है, ये देखिए इसमें। तो इसका उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया आपको, देखिए इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। तो इसका उदाहरण मैंने लिखा यहाँ पर उदाहरण, ठीक है, उदाहरण। तो अब इसमें देखिए कि जैसे, तो कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक सर्वनाम का उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर लिखा अपन ने अपना, ठीक है, अपना। तो अपना यहाँ पर क्या है, ये सर्वनाम है। अब इसका यदि हम नाम धातु बनाएंगे तो इसका नाम धातु क्या हो जाएगा, अपना से अपनाना, ये क्या हो जाएगा, अपनाना। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर एक संज्ञा बताता हूँ आपको, हाथ। तो यहाँ पर है हाथ संज्ञा। तो हाथ में हम यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं कि यह नाम धातु बन जाती है। तो जैसे हाथ है तो इसमें यदि अपन याना जोड़ेंगे तो इसका फिर नाम धातु क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हथियाना, इसका क्या हो जाएगा, हथियाना। तो हाथ यहाँ पर क्या है, संज्ञा। तो इसमें नाम धातु कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम याना जोड़ेंगे प्रत्यय, तो यह क्या बन जाएगा फिर हथियाना। ऐसे फिर जैसे लात होती है, तो लात से यदि हम नाम धातु बनाना चाहते हैं तो यह क्या हो जाएगा, लतियाना। मतलब जब हम लात मारने वाली बात आती है तो उसको हम कहते हैं लतियाना। फिर इसके बाद में ऐसे ही ठंडा। तो ठंडा यहाँ पर क्या है, ये विशेषण है। तो यदि हम इसको नाम धातु बनाना चाहेंगे तो अब क्या बन जाएगा इसका, तो इसका नाम धातु बन जाएगा ठंडाना। क्या हो जाएगा, ये ठंडाना। तो इस प्रकार से आपको ये नाम धातु बनाना है फ्रेंड। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि संज्ञा से, सर्वनाम से और इसके बाद विशेषण से हम नाम धातु कैसे बनाते हैं। तो ये ऐसी होती है नाम धातु, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में अगला प्रकार देखिए, तो ये इसका तीसरा प्रकार समाप्त हुआ यौगिक धातु का। अब चौथा प्रकार आता है अनुकरणात्मक, ठीक है। तो चौथा प्रकार कौन सा है, तो देखिए इसमें इसका चौथा प्रकार हो जाता है अनुकरणात्मक। चौथा प्रकार है अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक धातु।
अब अनुकरणात्मक धातु ये क्या होती है? तो अनुकरणात्मक को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अनुकरण का मतलब क्या होता है। तो अनुकरण का अर्थ होता है नकल। आ रहा समझ में? तो जब कोई व्यक्ति किसी का अनुकरण करता है तो अनुकरण मतलब नकल करना, ठीक है। तो यहाँ पर नकल करके क्रियाएं बनाई जाएगी। तो कैसे बनाएंगे नकल करके क्रियाएं? तो देखो, तो कुछ वास्तविक और कुछ काल्पनिक ध्वनियों के आधार पर जब क्रियाएं बनाई जाती हैं तो उसे हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कैसे बनाते हैं देखिए इसमें, तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो आपको याद रखना है कि जब वास्तविक या काल्पनिक ध्वनियों, जब वास्तविक या काल्पनिक ध्वनियों के आधार पर क्रियाएं बनाई जाती हैं, तो उसे हम अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? तो कुछ या तो वास्तविक होगी और या फिर कुछ काल्पनिक होगी। तो जब वास्तविक या काल्पनिक ध्वनियों से हम जब कोई क्रिया बनाते हैं तो उसे अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। तो ये कैसे? अब ये देखिए, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जैसे कुछ ध्वनियाँ होती हैं, जैसे हम खटखट की आवाज़ सुनते हैं और उससे फिर हम क्या बना लेते हैं? अनुकरणात्मक धातु बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ ध्वनियों के माध्यम से मैं आपको बनाकर बताता हूँ। तो एक तरफ अपन लिख देते हैं ध्वनि। तो यह ध्वनि वास्तविक भी हो सकती है या काल्पनिक भी हो सकती है, और इससे हम जब धातु बनाते हैं तो वह क्या बन जाती है? अनुकरणात्मक धातु बन जाती है। अब देखो यहाँ पर अनुकरणात्मक धातु कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें पहली ध्वनि है यहाँ पर जैसे खटखट, जैसे यहाँ पर ध्वनि है खटखट, तो ये खटखट की ध्वनि है, ठीक है। अब ये काल्पनिक भी हो सकती है या वास्तविक भी हो सकती है। तो फिर इससे अनुकरणात्मक धातु कैसे बनाएंगे हम? तो खटखट से क्या हो जाएगा? खटखटाना। तो ये खटखटाना अब क्या हो गई? खटखटाना यहाँ पर अनुकरणात्मक धातु हो गई। जैसे कभी कभी आवाज़ आती है खटखट की, तो हमने उसे क्या बना लिया क्रिया? तो उसे हमने बना लिया खटखटाना। ऐसे ही जैसे थप की आवाज़ होती है, जैसे थप की आवाज़ होती है, तो हम इससे क्या बना लेते हैं? तो हम इससे बना लेते हैं थपथपाना। इससे क्या बन जाएगा? तो इससे हो जाता है थपथपाना। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ऐसे फिर कभी कभी हमें बड़बड़, जैसे हम कभी साथ में कुछ लोग सोते हैं और फिर कुछ लोग सपने में ही बड़बड़ाते हैं, तो हम बोलते हैं कैसे बड़बड़ा रहा है। तो ऐसे अपन देखते हैं कि बड़बड़ की आवाज़ आती है, कभी बड़बड़ाता है कोई व्यक्ति, तो जब बड़बड़ की आवाज़ आती है या कोई व्यक्ति बड़बड़ाता है सपने में, तो उसी से हमने क्या बना लिया? फिर बड़बड़ाना। इससे क्या बना लिया हमने? बड़बड़ाना। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? तो जब व्यक्ति सपने में बड़बड़ाता है तो फिर उससे हमने क्रिया क्या बना ली? बड़बड़ाना बना लिया। ऐसे फिर हम देखते हैं कि और भी बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं, जैसे सन की आवाज़ आती है, सन की आवाज़ आती है, तो फिर इससे हमने अनुकरणात्मक धातु क्या बना लिया? सनसनाना। क्या हो जाएगा इसका? सनसनाना, ठीक है, सनसनाना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे इसमें धातुएं बनती है अनुकरणात्मक धातु। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं या अनुकरणात्मक धातु किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब वास्तविक ध्वनि या काल्पनिक ध्वनि से जब क्रियाएं बनाई जाती है तो उसे अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि खटखट यहाँ पर ये ध्वनि है, तो बताइए इसे अनुकरणात्मक धातु कैसे बनेगी या इसकी अनुकरणात्मक धातु कौन सी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, खटखटाना। आ रहा समझ में? और कैसे पूछ सकता है आपसे? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यौगिक धातु होती है वह कितने प्रकार की होती है, तो आपको 4 प्रकार याद रखना होगा। और अगर ये सब पूछ लिया जाए कि धातु के प्रकार कितने हैं, तो धातु के 2 प्रकार हैं।
तो धातु के 2 प्रकार में, एक मूल धातु और यौगिक धातु। फिर यौगिक धातु के 4 प्रकार हो जाते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर धातु के प्रकार समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि जो क्रिया होती है, तो क्रिया के अंग कितने होते हैं। तो क्रिया के 2 अंग होते हैं जो आपको याद रखना होगा। अगला देखिए यहाँ पर क्रिया के अंग। तो क्रिया के अंग कौन कौन से होते हैं, तो इसके 2 अंग होते हैं। 2 अंग कौन कौन से होते हैं फ्रेंड, ये देखो। पहला, तो पहला हो जाता है मुख्य क्रिया, पहला अंग होता है मुख्य क्रिया, और दूसरा हो जाता है सहायक क्रिया, दूसरा हो जाता है सहायक क्रिया। आ रहा समझ में। अब मुख्य क्रिया क्या है ये मैं आपको समझाता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा आपको कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं। तो ये क्रिया के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। अब देखिए इसमें पहला अंग इसका क्रिया का मुख्य क्रिया, पहला हो जाता है मुख्य क्रिया। तो अब देखिए इसमें कि मुख्य क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य क्रिया का मतलब होता है वह क्रिया जिससे हमें कार्य संपन्न या कार्य पूर्ण होने या कार्य होने का बोध होता है या कार्य करने के बारे में पता चलता है, तो उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। आ रहा समझ में। इसका मतलब क्या हो जाएगा मुख्य क्रिया का, तो वह क्रिया जिससे हमें, वह क्रिया जिससे हमें, वह क्रिया जिससे हमें कार्य, जिससे हमें कार्य होने या कार्य करने का, कार्य होने या कार्य करने का बोध होता है, तो उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। आ रहा समझ में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मुख्य क्रिया क्या होगी, तो जिस क्रिया से हमें कार्य के होने या कार्य के करने के बारे में पता चलता है या कार्य करने का बोध होता है, तो उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। आ रहा समझ में। तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण हमने लिखा, जैसे हमने उदाहरण लिखा कि हमने लिखा यहाँ पर श्याम, ठीक है, श्याम बाजार जाता है। हमने लिखा यहाँ पर श्याम बाजार जाता है। तो अब आपको यहाँ पर समझना है कि इसमें मुख्य क्रिया क्या होगी। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है, यहाँ पर यह जाता है, यहाँ पर यह है मुख्य क्रिया। आ रहा समझ में। तो मुख्य क्रिया का काम क्या है, तो ये किसी भी कार्य के होने या किसी भी कार्य के करने के बारे में हमें जानकारी देती है या बताती है, तो उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि श्याम बाजार जाता है, तो श्याम कहाँ जा रहा है, तो बाजार जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें मुख्य क्रिया क्या होगी, तो मुख्य क्रिया होगी इसमें जाता है। और फिर है यहाँ पर क्या है, तो है ये सहायक क्रिया होगी जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसके बाद फिर और इसके उदाहरण देखिए। तो हम यहाँ पर बोले जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, तो पढ़ना यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो पढ़ना यहाँ पर हो जाएगी ये मुख्य क्रिया। तो इससे क्या होता है हमें, तो हमें इससे किसी भी कार्य के होने के बारे में पता चलता है, किसी भी कार्य के करने के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो उससे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर सहायक क्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए इसमें क्रिया का दूसरा अंग होता है यहाँ पर सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया किसे कहा जाता है, ये देखिए सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया का सीधा सा मतलब हो जाता है कि वह क्रिया जो किसी भी वाक्य को पूर्ण करने में तथा उसका अर्थ स्पष्ट करने में सहायता करती है, तो उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो सहायक क्रिया किसे कहा जाता है, तो वह क्रिया जो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट एवं वाक्य के अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायक होती है, इसलिए इसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक होती है तो उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो सहायक क्रिया क्या होती है,
तो इससे हम देखेंगे कि किसी भी वाक्य को पूर्ण बनाती है। तो आपको ध्यान रखना होगा, जो सहायक क्रिया होती है क्या करती है, तो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती है और वाक्य को पूर्ण करने में सहायता करती है या वाक्य को पूर्ण करने में सहायक होती है, तो उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में फ्रेंड? तो ये हुई सहायक क्रिया की परिभाषा। अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। तो इसका एक उदाहरण देखिए, तो जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, हमने यहाँ पर उदाहरण लिख दिया है कि जैसे राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, ठीक है। तो राम यहाँ पर पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो पढ़ना यहाँ पर क्या हुआ, तो पढ़ना यहाँ पर मुख्य क्रिया है। पढ़ना क्या है यहाँ पर, मुख्य क्रिया। और सहायक क्रिया क्या है यहाँ पर, रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये रहा है यहाँ पर सहायक क्रिया। तो ये सहायक क्रिया क्या कर रही है, तो सहायक क्रिया हम देख रहे हैं कि ये वाक्य को पूर्ण कर रही है और इसका अर्थ स्पष्ट कर रही है। अगर यहाँ पर सहायक क्रिया नहीं होगी तो हमें क्या इसका अर्थ स्पष्ट होगा, नहीं होगा। अगर यहाँ पर सहायक क्रिया नहीं होगी तो क्या यह वाक्य पूर्ण होगा, नहीं होगा। सहायक क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है और इस सहायक क्रिया के बिना कभी भी वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब मैं कुछ सहायक क्रियाओं के बारे में आपको बताता हूं। तो देखिए कौन कौन से सहायक क्रियाएं होती हैं। सहायक क्रियाएं, तो देखिए इसमें कुछ सहायक क्रियाएं होती हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है हमेशा। जैसे अपन बोलते हैं कि है, ये क्या है, सहायक क्रिया। फिर था, थी, थे, ये क्या है, सहायक क्रिया। फिर इसके बाद में रहा था, रही थी, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे। इसके बाद फिर रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहा है, रही है और रहे हैं आदि, ठीक है, आदि। ये सब क्या होती हैं, ये सहायक क्रिया होती हैं। तो ये क्या करती है, तो ये किसी भी वाक्य को पूर्ण करती है और किसी भी वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने में सहायता करती है, इसलिए इनको सहायक क्रिया कहते हैं। इनके बिना वाक्य अधूरे माने जाते हैं, इनके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। आ रहा समझ में? तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये सब होती है सहायक क्रियाएं जो आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको और भी इसका उदाहरण बताता हूं। देखिए, तो जैसे हमने बोला कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमने यहाँ पर बोला कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सहायक क्रिया क्या है, तो सहायक क्रिया है रहे हैं। ये क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया। अब 2 मिनट के लिए सोचिए कि हम यहाँ पर सहायक क्रिया का अगर प्रयोग ना करेंगे तो फिर यह वाक्य कैसा लगेगा, हमें अधूरा लगेगा। अगर हम यहाँ पर ये सहायक क्रिया को मिटा देते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, ये सहायक क्रिया को हमने यहाँ से हटा दिया और हमने लिख दिया फिर यहाँ पर फुल स्टॉप। तो बच्चे स्कूल जा, ये हमने फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये वाक्य कैसा लग रहा है हमें, अधूरा। और इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकलेगा। तो इसलिए सहायक क्रिया क्या करती है, तो पहली बात तो वाक्य को पूर्ण बनाती है और दूसरी बात वाक्य का अर्थ स्पष्ट करती है। आ रहा समझ में? ये रोल होता है इसका सहायक क्रिया का वाक्य में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रिया के 2 अंग होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब इसके बाद में देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार कितने होते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। ये इसके 2 प्रकार होते हैं। हरा समझ में? पहला क्या हो जाता है, सकर्मक क्रिया और दूसरी होती अकर्मक क्रिया। ये 2 प्रकार आपको ध्यान रखना है क्रिया के। अब इसमें पहला हम शुरू कर रहे हैं इसमें सकर्मक क्रिया और उसके बाद फिर शुरू करते हैं अकर्मक क्रिया। तो पहले इसमें हम शुरू कर रहे हैं, देखिए सकर्मक क्रिया को। तो देखिए पहला प्रकार है इसमें सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार बताए मैंने आपको। तो पहला प्रकार हो जाता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया।
अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए इसमें, तो यहाँ पर जो सकर्मक शब्द होता है इसके साथ में क्या क्या है, तो इसमें स जुड़ा है और फिर कर्म जुड़ा है। तो देखिए इसमें एक तो यहाँ पर क्या है, कर्म शब्द है, तो कर्म मतलब कोई भी जब हम काम करते हैं और स इसके साथ में जुड़ा है मतलब कर्म सहित। तो फिर हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे सकर्मक क्रिया को, तो जब क्रिया के साथ कर्म होता है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसमें सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो जब क्रिया के साथ कर्म हो, जब क्रिया के साथ कर्म हो, जब क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, या कर्म की संभावना हो तथा क्रिया का प्रभाव या फल कर्म पर पड़ता है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें क्या होगा, तो जब क्रिया के साथ क्या हो, तो जब क्रिया के साथ कर्म हो और अगर मान लो कि कर्म उपस्थित नहीं है तो या फिर क्या हो, कर्म की संभावना हो, आ रहा समझ में। और फिर क्या होगा, तो फिर क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है या क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में। तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाता हूँ, जल्दी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिख दिया कि जैसे राम, मैंने लिख दिया यहाँ पर कि राम पानी पीता है, राम पानी पीता है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो राम पानी पीता है, अब इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। कैसे सकर्मक क्रिया है, तो हमने देखा यहाँ पर कि पीना या पीता, तो ये क्या है, यहाँ पर ये है क्रिया, ये क्या है क्रिया, और पानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्म। आ रहा समझ में। और राम क्या है, यहाँ पर करता है। तो अब हमने अभी आपको बताया है कि जब क्रिया के साथ कर्म हो, तो यहाँ पर क्रिया तो हो गई पीना और उसके साथ कर्म क्या है, पानी। राम क्या पी रहा है, तो हमने बोला कि पानी पी रहा है, तो पानी यहाँ पर कर्म है और पीना उसके द्वारा की गई क्रिया है। आ रहा समझ में। तो जब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि राम पानी पीता है, तो पानी पीना यहाँ पर क्रिया हो जाती है, पानी यहाँ पर कर्म हो जाता है। तो ये क्रिया के साथ क्या उपस्थित है, क्रिया के साथ यहाँ पर पानी उपस्थित है। आ रहा समझ में। अब ये जो क्रिया है यहाँ पर पीना, तो ये क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ेगा, अब तो क्रिया का प्रभाव पानी मतलब कर्म पर पड़ता है। आ रहा समझ में। तो इसलिए इसमें कौन सी क्रिया होती है, तो इसमें होती है सकर्मक क्रिया। तो जब क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो और क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसका फिर और भी उदाहरण देखिए। जैसे मैं आपसे देखो आपको बताता हूं कि जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पढ़ना यहाँ पर है क्रिया और फिर पुस्तक यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म। तो जब पुस्तक यहाँ पर कर्म है और पढ़ना क्रिया है, तो ये क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ेगा या क्रिया का फल किस पर पड़ता है, तो सीधे कर्म पर मतलब पुस्तक पर पड़ता है। तो इसलिए इसमें कौन सी क्रिया हो जाती है, तो इसलिए इसमें सकर्मक क्रिया होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में। तो अब यहाँ तो हमने आपको बता दिया कि ठीक है चलो इसमें कर्म है, और अगर कर्म उपस्थित नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उसमें संभावना बनती है। तो इसी आधार पर फिर हम देखते हैं कि जो सकर्मक क्रिया होती है उसको 3 प्रकार में बांट दिया जाता है। तो देखिए इसमें सकर्मक क्रिया के 3 प्रकार। तो देखिए यहाँ पर जो सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया, तो ये पहला प्रकार मैं आपको बता रहा हूं क्रिया का कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के मैंने 2 प्रकार आपको बताए हैं, एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। ठीक है। अब जो सकर्मक क्रिया होती है तो इसके 3 प्रकार हो जाते हैं।
तो इसके 3 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं देखिए इसमें। पहला प्रकार इसमें हो जाता है पूर्ण सकर्मक, पहला हो जाता है पूर्ण सकर्मक, दूसरा हो जाता है अपूर्ण सकर्मक, दूसरा हो जाता है अपूर्ण सकर्मक, और इसके बाद फिर तीसरा हो जाता है इसमें द्विकर्मक, दूसरा हो जाता है द्विकर्मक। आ रहा समझ में? तो ऐसे इसके 3 प्रकार होते हैं सकर्मक क्रिया के। ठीक है, अब इसके 3 प्रकार होते हैं, तो पहले इसमें शुरू कर रहे हैं हम पूर्ण सकर्मक को। अब पूर्ण सकर्मक किसे कहते हैं ये देखिए इसमें। तो पहला प्रकार देखिए इसमें पूर्ण सकर्मक क्रिया, पहला है यहां पर पूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, पूर्ण सकर्मक क्रिया। अब इसका मतलब क्या हो जाता है? तो इसका मतलब होता है कि जब क्रिया के साथ पूर्ण रूप से कर्म उपस्थित होता है तो उसे पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि जब क्रिया के साथ पूर्णतः कर्म उपस्थित होता है और क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है तो उसे हम पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें क्या होगा? तो जब क्रिया के साथ पूर्णतः कर्म उपस्थित हो तो उसे हम कहते हैं पूर्ण सकर्मक क्रिया। अब इसका एक उदाहरण देखिए, तो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। देखो पहला, तो पहला उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा कि श्याम, हमने लिख दिया यहाँ पर श्याम फल खाता है, श्याम फल खाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यह पूर्ण सकर्मक क्रिया है। क्यों है पूर्ण सकर्मक क्रिया? क्योंकि यहाँ पर अपन देखते हैं खाना क्या है, ये हो गई क्रिया, खाता क्या है क्रिया, और फल क्या है यहाँ पर कर्म। ठीक है, तो श्याम क्या खा रहा है? तो हमने बोला कि फल खा रहा है। तो इसमें कर्म यहाँ पर पूर्ण रूप से उपस्थित है, कर्म यहाँ पर पूर्ण रूप से उपस्थित है, इसलिए इसमें पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एक और मैं आपको दूसरा उदाहरण इसका बता देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कि श्याम, या मोहन लिख देते हैं, तो मोहन दूध पीता है। ये हमने लिखा यहाँ पर कि मोहन दूध पीता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि तो पीना यहाँ पर क्या हो जाएगी? क्रिया। पीना यहाँ हो जाती है क्रिया, और दूध क्या हो जाएगा फिर? कर्म। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर अब दूध क्या हो गया? कर्म। तो ये क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ता है? तो क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया हो जाती है? तो ये सकर्मक क्रिया, मतलब पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रकार इसमें सकर्मक क्रिया का। तो सकर्मक क्रिया का दूसरा प्रकार हो जाता है, दूसरा प्रकार होता है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अब अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होती है? तो जब क्रिया के साथ कर्म स्पष्ट न हो लेकिन क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो तो उसे हम अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जबकि इससे पहले जो पूर्ण सकर्मक क्रिया थी उसमें क्या था? तो पूर्ण सकर्मक क्रिया में कर्म स्पष्ट होता है और क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है। और इसमें क्या होगा कि इसमें कर्म स्पष्ट नहीं होता, इसमें कर्म स्पष्ट नहीं होता, इसमें कर्म स्पष्ट नहीं होता, लेकिन क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? अब इसमें कैसे होता है? तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। तो मैंने बोला कि मोहन गाता है। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर
कि मोहन गाता है। तो मोहन गाता है तो क्या, तो मोहन गाता है। अब यहाँ पर इसमें कर्म स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो क्रिया है तो क्रिया का प्रभाव फिर भी कर्म पर पड़ता है। कैसे, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि मोहन गाता है, ये उदाहरण है। तो गाना यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया। अब इसमें कर्म उपस्थित नहीं है, तो जब कर्म उपस्थित नहीं होता है तो वही क्या होती है, ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है, या अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कर्म नहीं है, लेकिन जो क्रिया है मतलब गाता है, तो हम यहाँ पर यह बता सकते हैं कि मोहन क्या गाता है, तो हम बोलेंगे कि मोहन गीत गाता है। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर जो गाता क्रिया है इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो ये गीत पर पड़ता है। इसका फल किस पर पड़ता है, तो गीत पर पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो मोहन गाता है, तो हमने बोला क्या गाता है, तो हमने बोला कि गीत गाता है। तो सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे हम, तो सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए एक सही तरीका है कि आप उसमें क्या लगाकर जब आप प्रश्न करते हैं, उस यदि उसका उत्तर सही मिलता है तो उसमें सकर्मक क्रिया होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मोहन क्या गाता है, तो हमने बोला कि मोहन गीत गाता है। आ रहा समझ में। तो ये इसका उदाहरण है। तो कर्म इसमें नहीं है, इस कारण यह अपूर्ण सकर्मक क्रिया है, लेकिन फिर भी क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। एक उदाहरण और देखिए यहाँ पर, जैसे हमने लिखा कि सोहन, हमने लिखा यहाँ पर सोहन खाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया सोहन खाता है। ठीक है, अब ये क्या है, सोहन खाता है, तो इसमें क्या कर्म है, क्या नहीं है, तो इसमें कर्म उपस्थित नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें अपूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अब जो क्रिया है इस क्रिया का प्रभाव सीधा सोहन पर पड़ेगा, नहीं। तो यहाँ पर जो खाता है, तो खाता यहाँ पर क्या है, क्रिया। ठीक है, खाता क्या है, यहाँ पर क्रिया है, लेकिन इसमें कर्म की संभावना बनती है। तो जब कर्म की संभावना बनेगी तो फिर जो क्रिया होगी, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ता है। तो हम यहाँ पर यदि पूछे कि सोहन खाता है, तो हमने कहा कि क्या खाता है, तो हमने बोला कि फल खाता है, खाना खाता है, या और भी जो चीज़ खाने वाली होगी उसे खाता होगा। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर कर्म की संभावना है, इसलिए जो क्रिया है तो क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ेगा, फिर कर्म पर पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये सीधा इस पर नहीं पड़ता है, सीधा सोहन पर या सीधा कर्ता पर इस क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका ये दूसरा प्रकार समाप्त हो जाता है, किसका, सकर्मक क्रिया का। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें क्रिया का अगला प्रकार, मतलब कि मैंने आपको जो सकर्मक क्रिया थी, सकर्मक क्रिया के 3 प्रकार बताए थे, एक पूर्ण, दूसरा अपूर्ण और तीसरा था द्विकर्मक। तो अब इसमें देखिए सकर्मक क्रिया का तीसरा प्रकार द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। तीसरा प्रकार आता है यहाँ पर, तीसरा द्विकर्मक, द्विकर्मक, या इसको द्वि को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से सही है। द्विकर्मक द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्म सकर्मक क्रिया, ऐसा लिखना है, द्विकर्म सकर्मक क्रिया। अब इसमें क्या होगा, द्विकर्म। ठीक है, तो द्विकर्म सकर्मक क्रिया ये क्या होती है, तो जब क्रिया के साथ 2 कर्म होते हैं, तो जब क्रिया के साथ 2 कर्म होते हैं तो उसे हम द्विकर्मक या द्विकर्म सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में। तो इसमें क्या होगा, तो जब क्रिया के साथ 2 कर्म हो, तो जब क्रिया के साथ, तो जब क्रिया के साथ 2 कर्म होते हैं, 2 कर्म होते हैं, तो उसे हम द्विकर्मक सहायक, द्विकर्मक या द्विकर्म सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सरल भाषा में आपको ध्यान रखना है कि जब क्रिया के साथ 2 कर्म होते हैं तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं या द्विकर्म सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें 2 कर्म कैसे होंगे, तो एक उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। इसमें उदाहरण, तो उदाहरण देखिए, इसमें जैसे मैं बोलूं यहाँ पर कि अध्यापक ने
अध्यापक ने छात्रों को, अध्यापक ने छात्रों को संस्कृत पढ़ाई। आ रहा समझ में? तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें दो कर्म होंगे। अब दो कर्म कौन से हैं और क्रिया कौन सी है? तो क्रिया तो हो गई यहाँ पर पढ़ाई, क्रिया क्या हो गई यहाँ पर? पढ़ाई हो जाती है। अब दो कर्म कौन से हैं? तो एक कर्म तो हो गया यहाँ पर संस्कृत, एक कर्म क्या है यहाँ पर? संस्कृत है, और दूसरा कर्म क्या हो गया यहाँ पर? छात्रों को है। तो इसमें हम देखते हैं कि दो कर्म हैं। आ रहा समझ में? तो अध्यापक ने छात्रों को, तो पहला कर्म क्या हो गया यहाँ पर? छात्रों। दूसरा कर्म क्या हो गया? संस्कृत। तो अध्यापक ने किसको पढ़ाया? तो छात्रों को पढ़ाया। क्या पढ़ाया? तो उन्होंने संस्कृत पढ़ाई। तो इसलिए हम देखते हैं कि इसमें कितने कर्म हो जाते हैं फ्रेंड? तो इसमें दो कर्म हैं। आ रहा समझ में? तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? द्विकर्म क्रिया कहा जाता है। तो एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए द्विकर्म क्रिया किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि जब क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं तो उसे हम द्विकर्म क्रिया कहते हैं। एक और इसका उदाहरण देखिए, जैसे मोहन ने सोहन को, जैसे मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, तो दी यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। तो दी यहाँ पर क्रिया है, और कर्म कौन से हैं? तो कर्म इसमें दो हैं। तो पहला कर्म क्या हो जाएगा? पुस्तक, और दूसरा कर्म क्या हो जाएगा? सोहन को। तो मोहन ने सोहन को, ये त्रुटिबोधक चिन्ह लगाकर अपन ऊपर लिख देते हैं। जब अगर कोई भी वाक्य हम लिख रहे हैं और अगर कोई शब्द छूट जाता है तो आप इस त्रुटिबोधक चिन्ह या हंसबोधक चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर उस शब्द को लिख सकते हैं जो छूट गया था। तो ये गलत नहीं माना जाता, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, तो पुस्तक यहाँ पर एक कर्म हो गया, और दूसरा कर्म क्या हो जाता है यहाँ पर? सोहन। तो इस वाक्य में हम देखते हैं कि दो कर्म हैं। तो जब इस वाक्य में दो कर्मक हैं, दो कर्म होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? द्विकर्म क्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया का तीसरा प्रकार द्विकर्मक क्रिया भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए कर्म के आधार पर दूसरी क्रिया। तो कर्म के आधार पर मैंने आपको दो प्रकार की क्रिया बताई थी। पहला बताया था आपको सकर्मक क्रिया, और दूसरी बताई थी अकर्मक क्रिया। तो अभी जो मैंने आपको बताया है यह अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया थी। तो सकर्मक क्रिया के तीन प्रकार मैंने आपको बताए थे। अब देखिए दूसरा प्रकार हो जाता है क्रिया का, दूसरा प्रकार हो जाता है अकर्मक क्रिया। दूसरा है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किससे कहते हैं? तो सीधी सी बात होती है कि जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है और क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है। तो देखिए इसमें अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जब क्रिया के साथ, जब क्रिया के साथ कर्म, जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता और क्रिया का फल, और क्रिया का फल या प्रभाव, फल या प्रभाव, ठीक है, फल या प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं फ्रेंड? तो आपको याद रखना होगा कि जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता और इसमें क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ता है? तो कर्ता पर। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें कर्म बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखना। और सीधा क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? अब यह क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर। अब एक उदाहरण के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे देखिए उदाहरण, ठीक है, उदाहरण लिखा हमने यहाँ पर, और लिखा उदाहरण में कि मोहन हंसता है,
यहाँ पर हमने लिख दिया कि मोहन हंसता है। ठीक है, अब हमने लिख दिया यहाँ पर मोहन हंसता है, तो यह कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी अकर्मक क्रिया है? हंसना। तो हंसना यहाँ पर क्रिया है और इसके आगे कोई भी कर्म है क्या? नहीं है। तो इसके आगे न तो कोई कर्म है और न ही कोई कर्म की संभावना बनती है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कर्म की संभावना भी बन रही है तो वह भी किस में रहेगा? वह भी सकर्मक क्रिया में जाता है, ध्यान रखिए। तो या तो कर्म है या कर्म की संभावना अगर बनती है तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और जब कर्म नहीं है और कर्म की कोई संभावना नहीं बनती है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो क्रिया है हंसने की, तो हंसने की जो क्रिया है इसके साथ कोई कर्म है क्या? नहीं है, और नहीं इसमें कर्म की संभावना बनती है। तो हम पहचान कैसे करेंगे कि इसमें कर्म की संभावना हो सकती है या नहीं हो सकती? तो यहाँ पर अब जो हमने लिखा है वाक्य कि मोहन हंसता है, तो हंसना यहाँ पर क्रिया है। अब हम संभावना बनाएंगे कि क्या मोहन हंसता है? नहीं, ये वाक्य सही नहीं होगा। आ रहा समझ में? लेकिन अगर हम कहें कि मोहन खाता है और हम बोलेंगे क्या खाता है, तो हम बता सकते हैं कि फल खाता है, तो फिर वो किस में जाएगा? सकर्मक में। और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि मोहन हंसता है, तो अगर हम क्या लगाकर यदि यहाँ पर प्रश्न करते हैं और इसका सही आंसर नहीं मिल रहा है तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? ये अकर्मक क्रिया होगी। तो हम कहें कि मोहन क्या हंसता है, तो क्या हंसता है मतलब ये सही नहीं है, तो इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया होगी। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जैसे श्याम रोता है, जैसे श्याम रोता है, तो अब हमने लिखा यहाँ पर श्याम रोता है, तो रोना यहाँ पर क्या हो जाएगी? क्रिया। रोना क्रिया है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, और श्याम है यहाँ पर कर्ता। अब इसमें कर्म है क्या? तो कर्म नहीं है, और इस जब कर्म नहीं है तो ये जो क्रिया है इस क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ेगा? श्याम पर पड़ेगा। तो इसलिए इसमें कौन सी क्रिया हो जाती है? अकर्मक क्रिया होगी। इसमें कर्म नहीं है और नहीं कर्म की कोई संभावना बनती है, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया हो जाती है? ये अकर्मक क्रिया होगी फ्रेंड। तो आपको ध्यान रखना होगा। इसकी पहचान क्या है कि इसमें कर्म है या नहीं है? तो कर्म की संभावना अगर बनती है तो कैसे संभावना बनेगी? तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर मोहन क्या हंसता है, तो जब हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर अगर सही मिलता है तो वह सकर्मक में जाएगा, और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक में रहेगा। जैसे हम यहाँ पर बोले कि श्याम क्या रोता है, तो हमने बोला कि श्याम क्या रोता है, तो क्या रोता है यहाँ पर इसका सही आंसर मिल रहा है क्या? हमें नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। लेकिन हम अगर ये बोलें कि मोहन क्या पीता है, तो हम बोलेंगे पानी पीता है, तो फिर वो किस में जाएगा? सकर्मक में जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये होती है सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं फ्रेंड। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? तो एग्जाम में ऐसा वाक्य आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक है कि अकर्मक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इसे अकर्मक से और सकर्मक क्रियाओं से अभी तक ज़्यादा पूछे गए हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर कर्म के आधार पर क्रिया के दोनों प्रकार समाप्त हो जाते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब इसके बाद फिर क्रिया के और भी भेद होते हैं। तो क्रिया के और भी भेदों में हम देखते हैं, जैसे पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है, आ रहा समझ में? क्रियार्थक क्रिया हो जाती है। तो ऐसे इसमें अन्य प्रकार की क्रियाएं होती है। तो देखिए इसमें क्रियाओं के अन्य भेद में अगला आ जाता है क्रिया का अन्य भेद। अगला आ जाता है क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के अन्य भेद, तो क्रिया के अन्य भेद में पहला प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है, पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा प्रकार हो जाता है यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया के बाद में जैसे क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। ठीक है, तो ये इसके अन्य प्रकारों में इनका नाम आता है। फिर इसके बाद में एक और होता है नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया। तो ऐसे इसके अन्य प्रकारों में ये तीन प्रकार आपको और पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसमें पहला शुरू हम करते हैं। देखिए इसमें पूर्वकालिक क्रिया, फिर पूर्वकालिक क्रिया के बाद में क्रियार्थक और फिर नाम बोधक क्रिया, ये तीनों प्रकार में आपको पढ़ाऊंगा। देखिए इसमें पहला प्रकार शुरू कर देते हैं, इसमें पूर्वकालिक क्रिया।
अब देखिए फ्रेंड, इसमें पहला प्रकार आता है फिर क्रिया के अन्य भेद में। पहला आ जाता है यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया। पहला क्या हो जाता है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए इसमें, तो जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करता है, दूसरी क्रिया करता है दूसरी क्रिया करता है, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब ये कैसे है? तो देखिए इसमें पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब इसका मतलब क्या हो जाता है? तो इसमें क्या होगा कि जब कोई भी कर्ता एक क्रिया को पूरी करेगा, उसके बाद फिर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तो उसने जो पहली क्रिया की है, तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये कैसे? तो देखिए इसमें, तो यहाँ पर जैसा अपन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण दिया, तो यहाँ पर एक उदाहरण लिखा मैंने। उदाहरण लिखा कि यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर कि मोहन खाना खाकर सो गया। मोहन खाना खाकर सो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि मोहन खाना खाकर सो गया। तो अब देखिए यहाँ पर दो क्रिया कौन सी है? पहली क्रिया इसने कौन सी की है? मोहन ने। तो पहली क्रिया की खाना खाया। क्या किया है? खाना खाया। तो ये इसकी क्या है? पहली क्रिया, और यह है पहली क्रिया। फिर उसने इस क्रिया को समाप्त किया, मतलब खाना खाया। फिर क्या किया उसने? दूसरी क्रिया। तो दूसरी क्रिया किया उसने यहाँ पर सोने की। आ रहा समझ में? तो दूसरी क्रिया क्या की है इसने? तो दूसरी क्रिया की है सोने की। तो इसने जो पहली क्रिया की थी, अब यहाँ पर ये जो पहली क्रिया की है, यही क्या कहलाएगी? तो यही कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? तो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो सीधे से सरल शब्दों में आप याद रखेंगे कि जब कोई भी कर्ता एक क्रिया करता है और एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तो जो पहली क्रिया होगी, तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पहली क्रिया ये पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जाना जाता है, या पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर और इसका उदाहरण देखिए कि जैसे बच्चे पढ़कर खेलने गए। बच्चे पढ़कर खेलने गए। तो अब हमने देखा यहाँ पर कि बच्चे पढ़कर खेलने गए, तो इसमें हम दो क्रिया बता रहे हैं। तो पहले कौन सी क्रिया की बच्चों ने? तो पहली क्रिया की यहाँ पर पढ़कर। तो पढ़कर मतलब पहले उन्होंने पढ़ाई की, फिर उसके बाद गए खेलने। तो खेलना भी यहाँ पर क्रिया है, और इसके बाद फिर पढ़ना भी यहाँ पर क्रिया है। तो उन्होंने पहली क्रिया कौन सी की है? पढ़ना। तो पहली क्रिया जब उन्होंने पढ़ने की है, तो यही क्या कहलाएगी? तो यही कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। आ रहा समझ में? ये कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। और दूसरी क्रिया कौन सी प्रारंभ की उन्होंने? खेलने की। तो दूसरी क्रिया है यहाँ पर खेलने की। तो उन्होंने जो पहली क्रिया की है यहाँ पर पढ़ने की, तो यही क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? तो ऐसे उदाहरण आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सी क्रिया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला प्रकार इसका, तो अगला प्रकार आ जाता है क्रियार्थक क्रिया। अगला प्रकार आ जाता है अन्य भेदों में क्रियार्थक क्रिया। अब क्रियार्थक क्रिया किसे कहा जाता है? देखिए इसमें, तो क्रियार्थक क्रिया का मतलब हो जाता है कि जब क्रिया ही संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है या संज्ञा की तरह कार्य करती है, तो उसे हम क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। ये कैसे? ये देखिए, तो जब क्रिया ही संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है, तो उसे हम
तो उसे हम क्रियार्थक क्रिया कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो क्रियार्थक क्रिया किसे कहेंगे? तो जब क्रिया किसकी तरह कार्य करेगी? जब संज्ञा की तरह कार्य करती है या संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तो उसे हम क्रियार्थक क्रिया कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, देखें उदाहरण। तो उदाहरण हमने लिखा है यहां पर, जैसे कि टहलना, जैसे हमने लिखा कि टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए इसमें हम क्या बता रहे हैं कि जो क्रियार्थक क्रिया है, तो इसमें हम बता रहे हैं कि आपको कि जब क्रिया ही संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है। ठीक है, तो अब यहां पर क्रिया क्या है? देखो इसमें पूरे वाक्य में क्रिया क्या दिखाई दे रही है हमें? तो पूरे वाक्य में क्रिया हमें दिख रही है यहां पर टहलना। तो टहलना क्या है? क्रिया है। तो अब हम यहां पर बोल रहे हैं कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो जब यहां पर क्रिया है तो ये क्रिया ही किसका काम कर रही है? अब तो क्रिया ही यह संज्ञा का काम कर रही है, यह संज्ञा की तरह यहां पर व्यवहार में आई है, या संज्ञा की तरह यहां पर इसका प्रयोग किया गया है। तो इसलिए यहां पर ये जो टहलना क्रिया है यही क्या कहलाती है? अब क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। तो जब क्रिया ही संज्ञा का कार्य करती है या जब क्रिया ही संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तो उसे हम क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर यह क्रियार्थक क्रिया भी समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है तीसरा प्रकार, नामबोधक क्रिया। अगला आ जाता है तीसरा प्रकार, नामबोधक क्रिया। अब नामबोधक क्रिया किसे कहते हैं? तो वह क्रिया जो संज्ञा और विशेषण से मिलकर बनती है, तो उसे हम नामबोधक क्रिया कहते हैं। यह किससे बनेगी? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह संज्ञा से और विशेषण से मिलकर बनती है, तो इसे हम नामबोधक क्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो वह क्रिया जो संज्ञा और विशेषण से मिलकर बनती है, वह क्रिया जो संज्ञा और विशेषण से मिलकर बनती है तो उसे हम नामबोधक क्रिया कहते हैं। तो इसमें किससे मिलकर बनेगी? संज्ञा से और विशेषण से। तो अब यहाँ पर देखिए मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूँ। तो पहले अपन बनाते हैं संज्ञा से। ठीक है, तो पहले हमने देखा यहाँ पर संज्ञा प्लस क्रिया और उसके बाद फिर क्या बनेगी इनसे? नामबोधक क्रिया। तो देखिए इसमें उसका उदाहरण अपन देखते हैं। संज्ञा, तो संज्ञा हम लिखेंगे और उसके बाद फिर क्रिया लिखेंगे और फिर उसके बाद उसकी नामबोधक क्रियाएं बनेगी इससे। देखिए इसमें जैसे हमने बोला कि खून, ठीक है, खून, तो खून यहां पर क्या है? संज्ञा है। और क्रिया हमने बोला कि खोलना, ठीक है, खून खोलना। तो खून यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि खून है यहाँ पर संज्ञा है और यहाँ पर खोलना क्या हो जाएगी? क्रिया। तो फिर जब हम दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को मिला देते तो क्या बन जाती है? ये खून खोलना। ये क्या हो जाएगा? खून खोलना। तो संज्ञा है इसमें खून और खोलना है यहाँ पर क्रिया। तो अब यहाँ पर संज्ञा से जब ये क्रिया बन रही है तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको नामबोधक क्रिया कहते हैं। फिर इसके बाद में ऐसे ही कहें हम कि जैसे लाठी धन मारना, तो लाठी मारना यह कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो यह हो जाती है नामबोधक क्रिया। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो एग्जाम में आपसे कहा जाएगा कि लाठी मारना, तो बताइए लाठी मारना में कौन सी क्रिया होगी? तो आपको ध्यान रखना है इसमें कौन सी क्रिया हो जाती है? तो नामबोधक क्रिया होती है। तो नामबोधक क्रिया में क्या होगा? तो इसमें संज्ञा और विशेषण से मिलकर यह क्रिया बनती है, इसलिए इसको नामबोधक क्रिया कहते हैं।
आ रहा समझ में। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है, खून, और खोलना क्या है, क्रिया। तो फिर नाम बोधक क्या बन जाएगी, खून खोलना। फिर इसके बाद में लाठी क्या है यहाँ पर, तो लाठी यहाँ पर संज्ञा और मारना हो जाता है क्रिया, तो लाठी मारना ये हो जाती है नाम बोधक क्रिया। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर विशेषण से कैसे बनाएंगे अपन। तो पहले देखिए यहाँ पर विशेषण, विशेषण, ठीक है। तो विशेषण धन क्रिया, विशेषण धन क्रिया बराबर क्या हो जाएगा, नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, ठीक है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। तो विशेषण जो विशेषता बताता है, तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर लाल, तो लाल क्या है यहाँ पर, विशेषण, ठीक है। अब क्रिया हम लिखेंगे यहाँ पर होना, क्रिया क्या लिख दी हमने यहाँ पर, होना। तो फिर इसके नाम बोधक क्रिया क्या होगी, तो इसके नाम बोधक क्रिया बनेगी लाल होना, लाल होना, ठीक है। तो लाल है यहाँ पर विशेषण और होना है यहाँ पर क्रिया। तो फिर इन दोनों से मिलकर जो क्रिया बनेगी वह बनेगी नाम बोधक क्रिया। तो नाम बोधक क्रिया क्या हो जाएगी, लाल होना। फिर इसके बाद में ऐसे ही हम देखें जैसे पीला, तो पीला यहाँ पर विशेषण है और पढ़ना यह यहाँ पर क्या है, क्रिया। तो दोनों को ही मिला देते हैं, तो इससे नाम बोधक क्रिया क्या बन जाती है, तो इससे बन जाएगी नाम बोधक क्रिया पीला पढ़ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, पीला पढ़ना। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि पीला पढ़ना में कौन सी क्रिया है, तो आपको याद रखना होगा नाम बोधक क्रिया होती है। तो नाम बोधक क्रिया बनेगी कैसे, तो संज्ञा और विशेषण से मिलकर बनती है। आ रहा समझो फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर नाम बोधक क्रिया भी समाप्त हो जाती है, और नाम बोधक क्रिया के समाप्त होने के साथ ही हमारा यह क्रिया का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।